Hello, my dear friends. This is Ashish and I welcome you all on our online platform सक्सेस मंत्रा। ठीक है, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इससे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से इंडिया की तरफ आती है और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है सूरत में, उसके बाद फिर वो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कंपनी जो कि एक ट्रेड करने आई हुई कंपनी थी, उसने अपने आप को ट्रेड से लेकर और खुद की टेरिटरी को कैसे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस बनते चले गए कि ट्रेड करने आई हुई कंपनी धीरे धीरे अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक, तो इस पर हमने डिस्कस किया था कि बात के जो जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, तो औरंगजेब की डेथ हो जाने के बाद बंगाल में जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया था कि अब हमारे ऊपर मुगल एम्पायर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभी तक जो फरमान मिला हुआ था ब्रिटिशर्स को वहां पर ट्रेड करने का, वो फरमान वापस ले लिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस फरमान को हम नहीं मानते हैं और अगर आपको ट्रेड करना है बंगाल में देन यू विल हैव टू पे द टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अभी तक जो कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड कर रही थी, अब वो टैक्स फ्री ट्रेड वहां से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड जो था वो धीरे धीरे बैटल की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि व्यापार से और युद्ध तक का जो सफर था, बैटल तक का जो सफर था वो कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 18th सेंचुरी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी और नवाब्स के बीच में बहुत ज्यादा टकराव बढ़ते जा रहे थे, यानी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, किसके किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो बंगाल के नवाब्स थे, इनके बीच में आप देखेंगे 18th सेंचुरी तक कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था? उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि कंपनी अब तक जो टैक्स फ्री ट्रेड वहां पर कर रही थी, अब वहां पर नवाब्स ने कहा कि अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप फ्री ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उधर हमने देखा औरंगजेब की 1707 में डेथ हो गई, तो बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। ऐसे में आप देखेंगे कि जो नवाब्स थे उनमें कुछ नवाब ऐसे रहे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने कंपनी पर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, ठीक है, फिर उसके बाद अली वर्दी खान एंड लास्ट में हम देखते हैं सिराजुद दौला को। ठीक है, सिराजुद दौला। ठीक है, तो इसी को लेकर हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है किस तरीके से ये नवाब बनते गए। और ये सभी क्या थे? दे ऑल वर पावरफुल नवाब्स। ठीक है, दे ऑल वर पावरफुल नवाब्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को जो छूट थी, जिस तरीके की उन्हें जो फ्रीडम मिली हुई थी ट्रेड करने की, जो राइट्स मिले हुए थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया, डिनाई कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता था कि कंपनी अपने क्वाइंस को भी यहाँ पर मिंट करती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्वाइंस को भी यहाँ पर बनाना, ठीक है, यानी सिक्कों को ढालना, उसको भी रोक दिया। उन्होंने कहा आप सिक्के नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या किया कंपनी के साथ, कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही थी, किलेबंदी कर रही थी, है ना, यानी शहर को चारों तरफ से घेरना और फिर उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक, एक वॉल जैसा बना देना। तो उन सभी पर क्या किया, इन नवाब्स ने कंपनी पर रोक लगा दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी पर क्या कहा, कंपनी से कहा कि आप जो है धोखा देते हैं। ठीक है, एंड अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ deceit. They claimed that company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of नवाब। उसने कहा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी धोखा दे रही है, कंपनी यहाँ के रेवेन्यू को, बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू को वसूली क्या कर रही है, वो कम करती जा रही है और इसकी वजह से नवाब की जो ताकत है वो क्या हो रही है, कम पड़ रही है, यानी नवाब कमजोर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इन सारी चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन कंपनी भी क्या था कि कंपनी को फरमान मिला हुआ था, है ना, उन्हें लगता था कि हम जो है टैक्स फ्री ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
टैक्स फ्री ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो कंपनी भी तैयार नहीं थी कि वो टैक्स पे करे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके जो ऑफिसर्स थे ना, उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे, ठीक है। और यहाँ पर कोशिश किया क्या करने का कि जो नवाब्स हैं उनको क्या किया जा सके, नवाब और उनके जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ह्यूमिलिटेट किया जा सके, है ना, ह्यूमिलिएट किया जा सके, इट मीन्स अपमानित किया जा सके, ठीक है। ऐसा करने की से ये होगा कि थोड़ा सा जो नवाब होंगे वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे तो बैटल होगा, और बैटल होगा तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगता था कि वो आसानी से जीत जाएंगे। खैर आगे चलकर ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब ये चीजें तो हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी ने अब ये पूरी तरीके से फैसला कर लिया कि अब आगे चलकर हम बैटल करेंगे, और बैटल कर कर हम इंडिपेंडेंट अपनी टेरिटरी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो धीरे धीरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे पहुंच जाएगा बैटल तक, ठीक है। और हमें यहाँ पर बैटल देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, यानी प्लासी का युद्ध जो था उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो 1756 में अली वर्दी खान की क्या हुई, अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जब अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है तो अगला नवाब कौन बनता है, सिराजुद्दौला, ठीक है। अगला नवाब कौन बनता है बंगाल का, सिराजुद्दौला बनता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। और कंपनी को सिराजुद्दौला की पावर पता होती है और उस वजह से वो थोड़ा सा डरती भी है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सिराजुद्दौला ने जो कंपनी है उस पर सारे तरीके क्या किए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप कॉइन्स नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप टैक्स प्रॉपर नहीं पे कर रहे हैं, इसलिए आप किसी भी तरीके से फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं बंगाल का। तो एक तरफ तो नवाब ये कर रहा था, कंपनी को लगता था कि हमें कोई एक पपेट नवाब मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, पपेट नवाब मिल जाए। पपेट मतलब क्या होता है, कठपुतली, ठीक है, क्या होता है, कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या है कि एक ऐसा नवाब जो कहने को तो नवाब हो, ठीक है, लेकिन वो हमारे इशारों पर काम करे, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि खुद को उसने इंडिपेंडेंट करके या खुद का किसी नवाब को वहां पर बिठा दिया। तो ऐसा करने से हो सकता है कि जो पब्लिक थी वो थोड़ा सा नाराज हो जाती, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने को लगा कि किसी ऐसे नवाब को बिठाला जाए जो उन्हीं के बीच से हो, लोगों के बीच से हो, लेकिन वो हमारे लिए जस्ट अ पपेट हो, ठीक है, क्या हो, एक पपेट जैसा हो, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से कंपनी ने स्टार्ट किया, ठीक। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, यहाँ कंपनी जाकर मिलेगी मीर जाफर से, किससे मिलेगी, मीर जाफर से। और मीर जाफर कौन था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था, ठीक है, सिराजुद्दौला की आर्मी में आर्मी चीफ था, यानी कि उनका सेनापति था, ठीक। बेसिकली हुआ क्या कि जब दोनों लोग आसपास आपस में पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, है ना, दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम बाजार है, कासिम बाजार में ऑलरेडी कौन था, वहां पर फ्रेंच थे, ठीक है। तो कंपनी को लगता था ऐसा ना हो कि अगर हम सिराजुद्दौला पर अटैक करें तो उधर कासिम बाजार से फ्रेंच हमारे ऊपर अटैक कर दें। तो इस वजह से पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कासिम बाजार पर अटैक किया, ठीक है। नवाब ने क्या किया, कासिम बाजार पर अटैक किया और इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया, ठीक है। उधर से क्योंकि फ्रेंच को पहले हटाने का काम यहाँ पर जरूरी था तो कंपनी ने फ्रेंच को हटाया, ठीक। धीरे धीरे नवाब ने क्या किया कि उनके अफसरों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको अरेस्ट कर लेना, ठीक है, उनके जो गोडाउन्स वगैरह थे उन पर ताला लगा देना, उनसे उनके वेपन्स वगैरह को छीन लेना, उनके जो जहाज थे उनको घेर लेना, इस तरीके के काम किए गए, ठीक है। और कलकत्ता पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, ठीक है, क्लियर है। यानी कि कलकत्ता की तरफ अब नवाब बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब कलकत्ता की तरफ वो बढ़ना स्टार्ट किए तब फिर कंपनी को लगा कि अब जो है सिराजुद्दौला को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया है, और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि मद्रास में उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, कौन था मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी ने बुलाया, ठीक है,
और रॉबर्ट क्लाइव को उसने एक फोर्स दी और उसके कमांड में यहाँ पर भेज दिया कि आप जाइए और कलकत्ता को यहाँ पर बचाइए। ठीक है, तो एक तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब रॉबर्ट क्लाइव आएगा, उधर से रॉबर्ट क्लाइव को नेवी की भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जाकर मिलेगा मीर जाफर से, यानी कि उसके आर्मी चीफ से। ठीक है, और उसने उससे कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे सिराजुद्दौला को हराने में तो अगला नवाब हम आपको बना देंगे। ठीक है, मीर जाफर तुरंत मान गया, क्योंकि उसको बैठे बिठाए क्या मिल रही थी वहां पर, बंगाल की नवाबी मिल रही थी। ठीक है, और एक बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसका नवाब हर कोई बनना चाहता था। तो ऐसी कंडीशन में मीर जाफर ने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब बैटल में दोनों आर्मी आप आमने सामने हुई, यानी कि एक तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी जो लगभग 50,000 थी, ठीक है, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो कि सिर्फ 3200 आर्मी के साथ आया था। इतनी कम आर्मी के साथ भी किस तरीके से उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा वहां पर। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मीर जाफर जो कि अपनी आर्मी की टुकड़ी को लेकर आया ही नहीं, ठीक है, बैटल में। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी छोटी सी सेना को क्या किया, पेड़ों के और पहाड़ों के पीछे छिपा दिया। ठीक, और ऐसे में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा कि शायद रॉबर्ट क्लाइव ने आपसे हार मान ली है। जब ये सेना वापस लौटने लगी तो इस छिपी हुई आर्मी ने इनके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, सिराजुद्दौला वहां से भाग निकलेगा और मीर जाफर के बेटे ने उसको बाद में मार दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया बंगाल पर, और अगला नवाब कौन बन गया, जैसा कि डील हुआ था मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये कंपनी की पहली बहुत बड़ी जीत थी, है ना। इसलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने पहली बार क्या किया था, इतनी बड़ी जीत पाई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मीर जाफर यहाँ पर क्या हुआ, नवाब बन गया। ठीक है, और जैसे ही मीर जाफर नवाब बना, कंपनी ने काफी ज्यादा उससे गिफ्ट्स वगैरह और कई जगह की दीवानी वगैरह ले ली। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो एक तरीके से लीगल तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि एक नवाब है, नवाब ने हमें परमिशन दी है, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक उनका वही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को हम ब्रिटेन भेज सकें। ठीक है, तो ये देखने को यहाँ पर मिला। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज ये हुई कि धीरे धीरे क्या होने लगा, जब इससे कई बार पैसे लेना, दीवानी लेना, टैक्स ना पे करना, तो ऐसे में बंगाल का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम होने लगेगा। ठीक है, रेवेन्यू कम होने लगेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स की डिमांड नहीं कम हो रही थी। ठीक है, तो नवाब अब जो है यानी मीर जाफर जो है वो ऐसे में क्या करेगा, कंपनी का विरोध करने लगेगा। ठीक है, जब कंपनी का विरोध करने लगेगा तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम करने लगेगा मीर जाफर, तो अब कंपनी सोचेगी क्यों ना हम एक ऐसा नवाब लेकर आए जो इसकी जगह जिसको रिप्लेस किया जा सके और वो भी एक पपेट हो। ठीक है, तो ऐसे में अब वो जाकर मिलेंगे इसके आर्मी चीफ यानी कि मीर कासिम से। ठीक है, किससे मिलेंगे, अब वो जाएंगे, उनको लगेगा कि इनको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, मीर कासिम से जाकर मिलेंगे और मीर कासिम के साथ भी सेम डील करेंगे कि आप मीर जाफर को नवाब से हटाने के लिए हमारी हेल्प करिए और हम आपको अगला नवाब बना देंगे। जब ये बात मीर जाफर को पता चली तो वो भाग गया, है ना, वो बंगाल छोड़कर भाग गया, और ऐसे में अगला नवाब कौन बन गया, मीर कासिम बन गया। ठीक है, अब जब मीर कासिम यहाँ पर नवाब बन गया तो मीर कासिम के साथ भी सेम डिमांड। ठीक है, उससे खूब सारा पैसा लेना, दीवानी लेना। ठीक है, तो अब मीर कासिम भी क्या करने लगेगा, मीर कासिम भी इन चीज़ों से परेशान होगा और वो विरोध करना स्टार्ट कर देगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो बैटल होगा वो होगा बैटल ऑफ बक्सर का। ठीक है, किसका होगा, बैटल ऑफ बक्सर का, जो कि कब होता है, 1750 1764 में। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब
बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को यहाँ पर हारना पड़ा, और ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा से नवाब किसको बना दिया गया, मीर जाफर को। ठीक है, मीर जाफर को बना दिया गया, और अब नवाब को क्या करना था, कंपनी को हर साल 5 लाख रुपीस देने थे। ठीक है, हर महीने, सॉरी हर साल नहीं, हर महीने, पर मंथ 5 लाख रुपीस यहाँ पर कंपनी को देने थे नवाब को। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे कंपनी क्या हुई, कंपनी ने और ज़्यादा एरिया में पे कंट्रोल कर लिया, और उसकी एक ज़्यादा से ज़्यादा अब कमाई भी होने लगी। ठीक है, लेकिन 1765 में मीर जाफर की क्या हुई, डेथ हो गई। ठीक है, और जैसे ही इसकी डेथ हुई तो कंपनी ने पूरी तरीके से पावर किसके हाथ में ले ली, अपने हाथों में ले ली, और क्लाइव ने ऐसा ऐलान कर दिया कि हमें खुद ही नवाब अब बनना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास अगला नवाब बनने के लिए कोई सक्सेसर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ये बात। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे उसने पूरी तरीके से बंगाल पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गई ये बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। ठीक है, यानी कंपनी के जो ऑफिसर थे, अफसर थे, वो खुद ही नवाब बन बैठे। अब इसका मतलब क्या होता था, ठीक है, नवाब का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से नवाब वो बन गए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ नवाब, नवाब क्या होते थे। अगर हम बात करें तो इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास अब क्या थी, पावर थी, सत्ता उनके पास थी। ठीक है, they acquired more power and authority. If we'll see, they acquired more power and authority. उनके पास पावर आ गई, उनके पास अथॉरिटी आ गई। ठीक है, इसके कुछ अपने प्रॉफिट भी हुआ करते थे। अब प्रॉफिट ये थे कि जो कंपनी का हर जो एम्प्लॉय होता था वो नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा कि हम नवाब बनेंगे, नवाब बनेंगे, है ना, इस तरीके की चीजें, है ना। प्लासी के बैटल के बाद, हम बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम चीजों को देखते हैं कि जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए क्या किया गया था, रोक दिया गया था कि वो किसी तरीके से, मतलब कंपनी के अलावा वो कुछ ना करे, यानी पूरी तरीके से उनका जो मोटिव होगा वो किसके लिए होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो नवाब की बात अगर हम करें तो उससे कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा लिया। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर बहुत कमाया, है ना। और जब वो 1743 में आया था मद्रास में, तब वो कितने साल का था, सिर्फ 18 ईयर्स का था, है ना। और 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद वो यहाँ से वापस गया, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी हो गई थी, 4,01,102 पॉन्ड। ठीक है ना, यानी कि इतनी ज्यादा उसने क्या की थी, अपनी वर्थ बना ली थी, अपनी प्रॉपर्टी बना ली थी, इतनी ज्यादा उसके पास दौलत थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा देखा गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा उसने प्रोविंस ब्रिटेन को लेकर दिया था, इसलिए उस पर किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं चलाए गए, है ना। ऐसा था कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए करप्शन के, लेकिन उसको क्या किया, 1772 में इन सभी से फ्री कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उसने 1774 में क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी ऑफिसर्स इतना जो है नहीं कमा सका जितना कि रॉबर्ट क्लाइव ने उस टाइम पर कमाया था। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम की डेथ हो जाती थी जल्दी, है ना, और लोग इतना ज्यादा करप्शन कर भी नहीं पाए। ठीक है, उन्हें लगता था कि बस वो ठीक ठाक पैसा कमाए ताकि वो ब्रिटेन वापस आकर अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकें। ठीक है, और ऐसे लोग जो इस तरीके से इंडिया में गवर्नर या इस तरीके से ऑफिसर्स रह के वहां जाते थे, वापस से ब्रिटेन जाते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, उन्हीं को कहा जाता था नवाब्स। ठीक है, यानी कि नवाब का एक तरीके से इंग्लिश वर्जन हम कह सकते हैं कि इसी से, यही जो है भारतीय जो शब्द है हमारा नवाब, उसी का एक इंग्लिश वर्जन बन गया नैबोब। ठीक है, तो बेसिकली यही था यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी रूल एक्सपेंस। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिए।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।